Hello everybody. So today we are going to discuss a pseudo force. ठीक है. So जैसे हम लोगों ने previous classes में जो फोर्स डिस्कस किए हैं, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कौन से फोर्स पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो वेट, नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स एंड थर्ड वन वाज टेंशन. इन तीन फोर्सेस को डिस्कस किए, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम्स देखी, एक्सेलरेशन चेक किए. ठीक है, लास्ट क्लास में. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सूडो फोर्स देखेंगे आज. सूडो फोर्स को फिक्शियस फोर्स भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ सूडो फोर्स. ठीक है, तो लिखते हैं सूडो फोर्स always act in non-inertial frame in opposite direction of acceleration. So to feel pseudo force we have to be in non-inertial frame. अब non-inertial frame क्या होता है, इसको चेक करते हैं. ठीक है, what is the meaning of non-inertial frame? सुनना ध्यान से. जो pseudo force है, it's a fictitious force. It always act in a non-inertial frame and its direction is in the opposite direction of acceleration. Fictitious का मतलब क्या होता है, मतलब जो होता नहीं है, पर बोलते हैं ना, जो प्रेजेंट नहीं होता बट हमको फील होता है. जैसे कि इसको मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आप सबने इसको फील किया होगा, इस सूडो फोर्स को. जैसे कि आप सपोज कोई कार में बैठे हो, ठीक है ना, कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. क्लियर, कार इज मूविंग ओके विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अब क्या किया, कार के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया. बिकॉज ब्रेक उसने अप्लाई किया, आपने अप्लाई नहीं किया. यू आर अ पैसेंजर, आप साइड में बैठे हुए हो, ठीक है, पैसेंजर सीट पे. जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया, क्योंकि आपको देखो, ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है ना, तो उसको पता है उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो उसकी बॉडी एडजस्टेड रहती है थोड़ी. लेकिन आपको नहीं पता है वो ब्रेक कब अप्लाई करने वाला है. सपोज उसने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, तो आप आगे की तरफ थ्रो हो जाते हो. समझ में आई बात, आप आगे की तरफ थ्रो हो जाते हो. दैट मींस उसने ब्रेक अप्लाई किया है, मतलब कार को एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी ऑफ द मोशन, बैक डायरेक्शन में लगी, तो आपका बॉडी आगे थ्रो हो गया, मतलब सूडो फोर्स आपको आगे लगा. दैट्स अ फिक्शियस फोर्स. किसने धक्का दिया, किसी ने ही नहीं. दैट फोर्स एक्ट ड्यू टू द इनर्शिया, तो इसको इनर्शियल फोर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, सेम वे सपोज कोई बस है, या बस में आप खड़े हो, ठीक है, और जैसे बस में खड़े हो और फॉर एग्जांपल बस ड्राइवर ने सडनली बस को एक्सेलरेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, तो आप बैकवर्ड थ्रो हो जाओगे. समझ में, अगर बस का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो आप बैकवर्ड थ्रो हो जाते हो. क्लियर, बिकॉज एक्सेलरेशन आगे है, तो आपको सूडो फोर्स ऑपोजिट में लगेगा. क्लियर. थर्ड, जैसे एग्जांपल में बताऊं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे सपोज कोई रोड पे आप मूव हो रहे हो, यू आर सिटिंग इन एन ऑटो रिक्शा फॉर एग्जांपल, एंड ऑटो रिक्शा इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. नाउ सडनली देयर इज अ सर्कुलर टर्न. जैसे सर्कुलर टर्न पे आओगे, तो आप आउटवर्ड थ्रो हो जाते हो, बिकॉज ऑटो रिक्शा को सूडो फोर्स कहां लगता है, इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर. तो आपको जो ऑटो रिक्शा, उसको एक्सेलरेशन कहां लगता है, टुवर्ड द सेंटर. तो आपको सूडो कहां लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. जैसे वो सर्कुलर टर्न होगा, तो एक्सेलरेशन ऑटो का इनवर्ड होगा, तो सूडो कहां होगा, आउटवर्ड. तो सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है. अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ऐसा फ्रेम जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो खुद ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड है. वो फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड. ठीक है, सो बिफोर डूइंग सम एग्जांपल, उसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर्ली. आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा सूडो फोर्स होता क्या है. ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. और कब लगता है ये भी मैंने बताया. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बस अगर मूव हो रही है, बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो आप आगे थ्रो हो जाओगे. ठीक है ना, मतलब आगे के डायरेक्शन में थ्रो हो गए, मतलब एक्सेलरेशन कहां लगा था, पीछे, क्योंकि आगे रिटार्डेशन लगा था. और अगर बस रुकी हुई है और सीधा एक्सेलरेट किया, तो आप पीछे थ्रो हो जाओगे, क्योंकि आगे एक्सेलरेशन था, तो थ्रो कहां हो जाओगे, पीछे. और अगर मान लो सर्कुलर टर्न पे हो, ठीक है, तो आपको आउटवर्ड सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां होगा, टुवर्ड द सेंटर. वी नो दैट इन अ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर. क्लियर. सो अब हम लोग सूडो फोर्स को पढ़ने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, ठीक है। सो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर सूडो फोर्स पे जाएंगे वापस से। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज inertial frame and second is non-inertial frame। यहां देखो क्या लिखा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ इज एप्लीकेबल। अब आप सोचेंगे न्यूटन लॉ तो एप्लीकेबल हर जगह होता है, बट यहां पे न्यूटन लॉ जो हमने पढ़ा इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। To apply Newton law here, to apply Newton law, we have to add pseudo force which is equal to ma in opposite direction of acceleration. Okay, so there are the two frame of references. One is inertial frame and another is non-inertial frame. In inertial frame, Newton law is applicable. In non-inertial frame, Newton law is not applicable. To apply Newton law, we have to add force which is equal to ma, which force is known as a pseudo force in opposite direction of acceleration. Clear? So देखो इसका मतलब, अब मैं एक सिस्टम समझाता हूं आपको। एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर जगह पूरा यूनिवर्स में नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है, क्योंकि सब कुछ एक्सेलरेटेड है। वी आर ऑन अर्थ, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखो तो एन अर्थ इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अराउंड सन, सो वी आर इन अ सिस्टम। ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड हो। इनर्शियल का मतलब जो एक्सेलरेशन जहां जीरो हो। इनर्शियल का मतलब क्या हुआ, जहां एक्सेलरेशन जीरो हो। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जस्ट आई एम स्टेशनरी, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो आप बोलोगे सर आप तो रेस्ट पे हो ना। ठीक है, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है ना। तो ये छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या इस रूम में मैं कर रहा हूँ या इस स्पेस में मैं कर रहा हूँ, तो वो चलेगा, उसके लिए मैं इनर्शियल इमेजिन कर लूंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूं, ओवरऑल मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर जगह नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसे? ये तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, लेकिन स्पेस की बात करें, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तो अर्थ में हूं, अर्थ इज परफॉर्मिंग तो सर्कुलर मोशन। इफ अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देन वी आर एक्सपीरियंसिंग अ सूडो फोर्स, वी आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग अ सूडो फोर्स। बट अपनी बॉडी उस सूडो फोर्स के लिए एडेप्टेबल है। हमको पता है कि वो सूडो फोर्स हमको लग रहा है और हमको फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से हम बॉर्न हुए हैं वो अर्थ पे कंटिन्यूअसली लगे ही जा रहा है, वो लाइफ टाइम तक लगेगा, बिकॉज अर्थ इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट सूडो फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मींस सन के सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो हमको सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। वो सब हम एग्जांपल में भी करेंगे आगे जाके, ठीक है। बस ये मैं बताना चाह रहा हूं, कहीं पे भी फिक्स्ड फ्रेम नहीं है कि मैं बोलूं कि ये चीज स्टेशनरी है और ये चीज रेस्ट पे और इसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट ले रहे हैं। ऐसा यूनिवर्स में कोई जगह ही नहीं है। एज अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, सन इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ अवर मिल्की वे, which is known as a galactic center, and Milky Way is also moving, ठीक है ना। वो किसके अराउंड, we don't know about that, but everything in universe is performing a circular motion around some point. क्लियर? किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर ही रहा है। क्लियर? सो पूरा सिस्टम ही एक्सेलरेटेड है। हाँ, लेकिन इनर्शियल फ्रेम छोटे छोटे जगह के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सपोज आप एक जगह स्टेशनरी खड़े और किसी चीज को मूव होते हुए देख रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। बट ओवरऑल तो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट ही
नहीं करता, हर जगह नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है ओवरऑल यूनिवर्स में। सो ध्यान रखना, बिकॉज ईच एंड एवरी सिस्टम इज एक्सेलरेटेड सिस्टम, सो इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब अपन क्या करते हैं कि ये चीज तो पढ़ लिया, अब इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या है, ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे, उसी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे, और पूरे सूडो फोर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो, मैं तो इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले मैं एक एग्जांपल इनर्शियल के नीचे कराऊंगा, तो आपके अपने बुक में ये ऐसे ही बनाना है, उसी एग्जांपल को इनर्शियल के नीचे करना है और उसी को नॉन इनर्शियल के नीचे करना है, उसी एग्जांपल को, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल बताता हूं, एक इनर्शियल का और एक नॉन इनर्शियल का। एग्जांपल सेम है बट उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके मैं बताता हूं, ठीक है। तो इतने को नोट डाउन करो बुक में, फिर अपन एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं सूडो फोर्सेस एनिमेशन के साथ समझाता हूं आपको, ठीक है। सो देखो ये एनिमेशन रखा मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या रखा है, ये जो बस है इसमें जो फ्रंट सीट पे है एक लेडी है। अब जैसे बस एक्सेलरेट करके आगे के डायरेक्शन में जाएगी तो सूडो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो क्या पीछे के डायरेक्शन में मूव होगी। अब इमेजिन करो बस के अंदर जो है स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो अपन ने पढ़ा नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। बस जैसे मूव करेगी, मैं बस का मोशन स्टार्ट करूंगा एक्सेलरेशन से, मतलब एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी ऑफ बस विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो देखना ये कैसे इसको सूडो फोर्स बैक डायरेक्शन लगेगा। यू कैन आल्सो एक्सपीरियंस दैट टाइप ऑफ फोर्स इन कार और बस, ठीक है ना। बस इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा ड्राइवर होता है कि घड़ी घड़ी ब्रेक लगाए एक्सेलरेटर करे, ब्रेक लगाए एक्सेलरेटर करे, तो हम ऐसे आगे पीछे होते हैं। कुछ लोग को उसकी वजह से मोशन सिकनेस होता है कार में के बस में, इस हिसाब से, ठीक है ना। सो वो फिक्शियस फोर्स के कारण होता है। तो देखो अभी अपन क्या करते हैं, बस को मैं रन करता हूं, देखना ये किया मैंने रन। देखो अब जैसे कैसे लेडी पीछे आनी चालू हो गई, ठीक है, लेडी पीछे आनी चालू हो गई, ये हुआ क्योंकि उसको सूडो पीछे के डायरेक्शन में लगा और बस को एक्सेलरेशन आगे के डायरेक्शन में लगा है। समझ में आई बात आपको। सो बॉडी इन मोशन, रिमेन इन मोशन। अब जैसे सपोज मैं इसको रेस्ट रीसेट करता हूं, क्लियर। अब ये रेड सीट पे है और बस तो कांस्टेंट मूव हो रही है, क्लियर। अब जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ब्रेक लगा मतलब आगे रिटार्डेशन लगा, तो पीछे एक्सेलरेशन लगा, तो इस लेडी को सूडो कहां लगेगा, आगे। सूडो आगे लगेगा तो ये आगे मूव होगी। देखो मैं ये करता हूं स्टार्ट, ठीक है। जैसे मैंने बस को स्टॉप किया, लेडी कहां मूव होगी, आगे मूव होगी। तो ये होता है सूडो फोर्स। यू कैन आल्सो एक्सपीरियंस सूडो फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट उस समय एक्सेलरेशन एक्ट होना चाहिए। तो होपफुली इस एनिमेशन से भी आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अभी एग्जांपल समझते हैं सूडो फोर्स का, और ये एग्जांपल है लिफ्ट केस का। लिफ्ट का केस है, एग्जांपल इज ऑफ लिफ्ट। तो सबसे पहले इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट से। इनर्शियल फ्रेम के पर्सपेक्टिव से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो आप एग्जांपल लिखोगे, ये इनर्शियल फ्रेम के नीचे लिखना, जो अपन ने टेबल बनाया था, जो क्लासिफाइड किया, ठीक है ना, चार्ट बनाया था। तो देखो ध्यान देना, सपोज इफ दिस इज अ लिफ्ट, ओके। Now this lift is, suppose it is at rest, for example, वो क्या है, रेस्ट पे है, और यहाँ पे मैं एक वेइंग मशीन रखता हूँ,
जिसपे हम लोग इस ब्लॉक का वेट मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप वेइंग मशीन पे खड़े रहते हो टू मेजर योर वेट, बेसिकली वो आपको आपका मास बताता है। वो क्या करता है, रिएक्शन फोर्स की रीडिंग देता है। जो रिएक्शन फोर्स की वो रीडिंग देता है उसको डिवाइड बाय जी कर देता है, तो वो आपको मास बताता है। समझना। जैसे मेरा वेट 70 केजी है, तो वेट 70 केजी बहुत अजीब सा साउंड करता है। वेट इज अ फोर्स बेसिकली, और 70 केजी तो मास है। सो माय वेट इज 700 न्यूटन, ठीक है ना। सो जो रिएक्शन फोर्स होगा ना वो 700 न्यूटन होगा, उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया होगा। सपोज जी की जो भी वैल्यू होगी वो 10 से डिवाइड, सपोज जी की वैल्यू हम 10 एज्यूम करते हैं, तो 700 को डिवाइड बाय क्या कर दिया होगा, 10 कर दिया होगा, तो आंसर क्या आ गया 70। तो वो 70 केजी मेरा मास बताता है। समझ में आई बात आपको? वो मुझे मेरा क्या बताता है, मास बताता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये एक लिफ्ट है, सपोज हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं कि लिफ्ट इज वेरी मींस जो बहुत बड़ी लिफ्ट है, मींस बड़ी लिफ्ट इन द मींस उसका जो मोशन है काफी ऊपर तक जाएगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं जैसे बुर्ज खलीफा है, 1 किलोमीटर है, ठीक है ना, वो उसका लेंथ लिफ्ट का। ऐसी कोई बड़ी लिफ्ट है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करे हम उसको देख सकते हैं। अब सपोज ये लिफ्ट रेस्ट पे है, ये लिफ्ट किस पे है, रेस्ट पे है। सो अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है तो इस ब्लॉक का जो मास होगा वो रीडिंग बताएगा वेइंग मशीन। ओके से, ठीक है। तो सिंपल, वेइंग मशीन तब रीडिंग की। अगर मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं आपके सामने, तो बहुत सिंपल सा होगा ब्लॉक की एफबीडी। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना, जहाँ पे अटैच्ड होगा, और फिर यहाँ पे ब्लॉक मास है में, रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट कहाँ लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए ब्लॉक रेस्ट पे है, तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg। सो r इक्वल टू mg है जो रीडिंग बताएगा आपका वेइंग मशीन, ठीक है ना। सो mg रीडिंग बताएगा, ठीक है। मैं अभी वेट की बात करता हूं, मतलब माय वेट इज m into g। क्लियर? सिंपल केस। ओके, अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो लिफ्ट है इसको हम लोग मोशन करवाते हैं, ठीक है ना। नाउ लिफ्ट इज इन मोशन, तो वेइंग मशीन में क्या चेंज आएगा, हम लोग ऐसा एग्जांपल करते हैं लिफ्ट केस में। नाउ सपोज लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, this lift is moving up with acceleration a, एग्जांपल से ऐसा समझते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर है, आप ग्राउंड पे हो, so you are an observer, so you are on a ground। तो आप तो रेस्ट पे हो, आप तो ऐसे फ्रेम में नहीं हो जो मोशन कर रहा है, आप किसी दूसरे चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। मींस यू आर एन ऑब्जर्वर एंड यू आर इन अ इनर्शियल फ्रेम। आप कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम पे, क्योंकि आप रेस्ट पे हो। और या तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट आपको एक्सेलरेशन नहीं एक्ट हो रहा है, आप ग्राउंड पे हो, और ग्राउंड से आप लिफ्ट को देखोगे। तो अगर आप मींस आप इनर्शियल फ्रेम में, जो ऑब्जर्वर है ना वो कहां है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर यहाँ पे कहां है, इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। तो इसको सूडो फील नहीं होगा। मैंने आपको बताया था सूडो के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो अपन इनर्शियल फ्रेम से आंसर निकालते हैं, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। सो अब इसको, इस ब्लॉक को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक को देखेगा, सुनना ध्यान से, हाँ, जब ये इस ब्लॉक को देखेगा सिंपल, तो ये क्या सोचेगा ब्लॉक के लिए, मतलब इसका इमेजिनेशन क्या होगा कि ब्लॉक को एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वो इमेजिन कर रहा होगा सिंपल, के मींस ऑब्वियस बात है ग्राउंड उसको एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं अगर आपको न्यूटन लॉ बताऊं तो अपन को ये पता है, एक्शन एंड रिएक्शन, यू नो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। सो ये जो ब्लॉक है, this block of mass m
इस पे रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, सिंपल। तो हम ग्राउंड से खड़े खड़े ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या सोच रहे होंगे, यार उसको एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, कौन दे रहा होगा दिस रिएक्शन फोर्स, उसको ये रिएक्शन फोर्स लिफ्ट की सरफेस दे रही होगी, ठीक है। प्लस हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यार ये जो लिफ्ट है इसमें नीचे वेट लग रहा होगा, दैट वेट इज mg, ठीक है। प्लस हमको ये ब्लॉक जो है ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट के साथ है, लिफ्ट a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हमको ब्लॉक भी a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव होता हुआ दिख रहा है। तो हम अगर सपोज लिफ्ट ट्रांसपेरेंट है, पूरी ग्लास की लिफ्ट है, लेकिन ब्लॉक एक रेड कलर का ब्लॉक है, आप सिर्फ ब्लॉक को देख रहे हो और सरफेस को देख रहे हो, तो आपको लगेगा एक ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक नीचे वेट लग रहा है, और मेरे को ये सिर्फ ब्लॉक ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव होता हुआ दिख रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव होता हुआ दिख रहा है, सिंपल। सो अब यहाँ पे अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, वी कैन अप्लाई न्यूटन लॉ इन इनर्शियल फ्रेम, वी कैन अप्लाई न्यूटन लॉ इन इनर्शियल फ्रेम। सो क्या हो जाएगा, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि ऊपर जा रहा है, दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, सो r इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, सो r इक्वल टू m into g plus a, so that means your weight will increase by amount ma, अदरवाइज तो जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तो आपका वेट कितना था mg, लेकिन ma अमाउंट से आपका वेट इंक्रीज हो गया, सो व्हेनेवर यू आर इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन, तो वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, ma इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पे ना फील नहीं होता है, यार ऐसे कैसे हो गया, फील करना है तो आपको खुद को अंदर जाना पड़ेगा, आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेम एग्जांपल को विद द हेल्प ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसी एग्जांपल को हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, देखो यहां पे क्या करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये जो लिफ्ट है same, lift is moving up with an acceleration a, here there is a weighing machine which measure weight of this block of mass m, but observer is now inside a lift। यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे था, आउटसाइड था, रेस्ट पे था, या क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो जब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट मींस इनर्शियल फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो इस लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, मतलब वो एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर ऑब्जर्वर है, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। समझ में आई बात आपको, दोनों में डिफरेंस पता चला, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यहाँ पे ऑब्जर्वर में यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम लोग दोनों मिक्स ना हो जाए। ऑब्जर्वर यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर कहाँ पे था, ग्राउंड पे था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, दिस इज एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड व्हिच इज बेसिकली एट रेस्ट। या तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए, या उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, पर एक्सेलरेटेड नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, दैट इज अ इनर्शियल फ्रेम। ये हो, यहाँ पे ऑब्जर्वर खुद अंदर चला गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब जैसे हम लिफ्ट के अंदर हैं, ठीक है, हमको क्या फील होगा, हम इस ब्लॉक को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो जब हम लिफ्ट में हैं और हम एक ब्लॉक को देख रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, और हम देखेंगे कि ब्लॉक तो अटैच्ड है लिफ्ट के साथ, मतलब उसको एक रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, तो एक मतलब समझ में आया ना, यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, प्लस वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्लियर। और हमको ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा होगा, तो हम क्या सोचेंगे, R इक्वल टू mg, है कि नहीं, R इक्वल टू mg, बट आंसर तो इससे अलग आ गया,
मतलब यहाँ पे आपने न्यूटन लॉ अप्लाई किया, जो आपने ऑब्जर्व किया उससे आंसर गलत आया, उससे आंसर क्या आया, रॉन्ग आया। तो अब क्या करें, तो मैंने वहां आगे लिखाया था आपको, टू अप्लाई न्यूटन लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी हैव टू ऐड सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे मेरे को एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स किसके इक्वल होगा, सो सूडो फोर्स किसके इक्वल है, so to apply Newton law in non-inertial frame we have to add pseudo force in opposite direction of acceleration. so अब अगर हम देखें कि लिफ्ट में मैं खड़ा हूं, मेरे को एक ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक लिफ्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो मेरे को ये ब्लॉक दिख रहा है जो ब्लॉक लिफ्ट के साथ अटैच्ड है। अब क्या होगा कि मैं सोचूंगा अच्छा रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, प्लस हम ऊपर जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो सूडो कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और मुझे ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है, मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब आर किसके इक्वल होगा, बोलो mg प्लस सूडो के, और सूडो इज ऑलवेज इक्वल टू ma, तो हमारा आंसर आ गया m into g plus so your weight will increase by amount m. So whenever you are in a pseudo force, whenever you will experience a pseudo force, you are in a non inertial frame, मतलब आपको भी सूडो लग रहा होगा, ब्लॉक को भी सूडो लग रहा होगा, बट आप ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे थे ना, और एज अ ऑब्जर्वर आप खुद उसके अंदर थे, इसीलिए आपको भी सूडो फील होगा। समझ में आई बात आपको, बिकॉज यू आर इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। समझ में आ रही है बात आपको। सो यहाँ पे जो सूडो, अब सुनना ध्यान से वापस से, जैसे कि आप कभी भी लिफ्ट, जैसे हम लोग, आप सोचते हो लिफ्ट में हम आते हैं तो हमको तो फील नहीं होता, आप 1-2 महल ही चढ़ते हो लिफ्ट में, ज्यादा तो जाते नहीं हो, 3-4, ठीक है ना, और यहाँ की लिफ्ट बहुत अच्छी होती है कि हमको सूडो फील नहीं कर पाती। लेकिन आप जब लिफ्ट के अंदर होते हो ना, अगर आप कोई लिफ्ट में, आपको पता चलता है कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, बहुत अच्छे क्वालिटी की लिफ्ट होती है ना, तो आपको नहीं पता चलता कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो। लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको होगा राइड्स में, वो राइड्स होती है ना, खासकर जैसे वो आबू धाबी में है, दैट फरारी थीम पार्क, जब वो आपको ऊपर लेके जाता है, वो राइड एकदम ऊपर, तो वो एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाता है, ठीक है, तो आपको बहुत हेवीनेस फील होता है, बिकॉज योर वेट इज इंक्रीज बाय अमाउंट m, ठीक है। और उसका ऑपोजिट, वो एग्जांपल कराया नहीं है, लेकिन जैसे वो नीचे लेके आता है तो यू विल फील वेटलेस, ऐसा लगता है किसी ने थ्रो कर दिया है आपको नीचे, बिकॉज एट दैट टाइम योर वेट विल, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो वहां क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो आपको राइड्स में, फेरारी थीम पार्क में आप लोगों को सूडो ही एक्सपीरियंस कराते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको ऐसे फिक्शियस फोर्स लगता रहता है, अच्छा ये कहां से लगा फोर्स पता ही नहीं चल रहा है, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली व्हेन वी आर स्टैंडिंग और वी आर मूविंग, हमको सूडो लग नहीं रहा होता है, लेकिन वो राइड में कंटिन्यूसली सूडो लग रहा होता है, तो हमको अलग सी फीलिंग आनी चालू हो जाती है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ध्यान रखना, व्हेनेवर लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट या तो राइड, जैसे राइड ऊपर जाएगी तो आपको सूडो नीचे लगेगा, सो यू विल फील मोर वेट, कि आपका वेट इंक्रीज्ड हो गया है, ठीक है। और जैसे अगर लिफ्ट या राइड नीचे आएगी तो सूडो आपको ऊपर लगेगा, तो यू विल फील मोर लाइट, वेटलेस फील करना चालू करोगे, ठीक है। सो देखो सेम एग्जांपल किया हम लोगों ने, दोनों में आंसर सेम आया, ठीक है। लेकिन जब इनर्शियल फ्रेम से करते हैं तो ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर होता है, जब नॉन इनर्शियल से करते हैं तो ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर है, जब इनर्शियल से करते हैं तो ऑब्जर्वर बाहर है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे, सर आंसर इससे ही आ रहा है ना, इसका क्या काम, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ाई में आगे होते जाएंगे, ठीक है ना, इससे चीजों को इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा, ये इजी लगेगा, खासकर इन केस ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता ही नहीं चलेगा सूडो कहाँ है तो फ्रिक्शन कहाँ है, सूडो पता चलेगा तो फ्रिक्शन पता चलेगा। तो टू अंडरस्टैंड इन विच डायरेक्शन सूडो फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है ना, यू हैव टू बी इन दैट फ्रेम। जैसे मैं आपको बोलूं कि सपोज आप ऑटो रिक्शा में जा रहे हो और ऑटो रिक्शा ने शार्प टर्न लिया, सर्कुलर टर्न, तो आप कहाँ थ्रो होंगे, आप बोलोगे सर हम आउटवर्ड थ्रो होंगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस द सूडो फोर्स। अच्छा आप आउटवर्ड थ्रो होंगे ना,
तो एक्सेलरेशन कहाँ लगा, इनवर्ड, लेकिन सूडो कहाँ लगा, आउटवर्ड। तो ये फीलिंग आपको बताएगा, अच्छा हमको तो सूडो यहाँ लग रहा है क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो सूडो से फ्रिक्शन और इजी लगने लगेगा आपको। इसीलिए आनी दोनों मेथड चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन टिपिकल होते जाते हैं वैसे वैसे आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इससे ही आंसर निकाल लेंगे, भाई ये एक केस है जिसमें आंसर है, किसी किसी में तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत इजी होता है, ठीक है। सो आना सब मेथड चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, जैसे मैंने वहां पे बनाया था, क्लासिफाई किया था इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसे इनर्शियल फ्रेम के नीचे लिखना है, इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम के नीचे लिखना। नोट डाउन कर लो इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आप लोगों ने देख लिया इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इसमें इस वाले फर्स्ट केस लिख देते हैं इसको अपन, जिसमें फर्स्ट में in this lift case lift was moving up with an acceleration a। अब हम सेकंड लिखते हैं केस, ठीक है ना। आप इसके नीचे सेकंड लिखोगे, लिफ्ट केस in which lift is moving down with acceleration a। मतलब हमने क्या चेंज कर दिया इसमें, देखो जो चेंज कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं इस वाले एग्जांपल में और इसमें, दोनों में, ठीक है। लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। सो देखो यहां इन दिस केस लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। सो इनर्शियल फ्रेम से कैसा फील होगा देखते हैं। देखो when lift is moving down with acceleration a, a person which is standing on a ground observe that, वो उसको क्या फील होगा कि ब्लॉक को एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, वेट नीचे लग रहा होगा, प्लस उसको ब्लॉक नीचे आता हुआ दिखता है। तो जैसे वो ब्लॉक नीचे आ रहा होगा a एक्सेलरेशन से, तो अब वो न्यूटन लॉ अप्लाई करेगा। सो mg माइनस r इक्वल टू ma, mg माइनस r इक्वल टू ma। सो r कैन बी रिटन एज mg माइनस ma। So your weight is reduced by ma। बराबर, आपका वेट कितना रिड्यूस्ड हो गया, ma अमाउंट से आपका वेट रिड्यूस हो गया। So whenever lift or ride is moving down with an acceleration, you will feel weightless। कुछ आपको वेट कम फील होगा आपको, समझ में आई बात आपको, क्लियर। सेम वे इन दिस केस अगर हम देखें इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चेक करें, पर्सन इज स्टैंडिंग इनसाइड ए लिफ्ट और वो एक ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है वो ब्लॉक में रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एज लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो सूडो कहां लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इक्वल टू ma। और पर्सन को ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा, सो क्या हो जाएगा, r प्लस सूडो इक्वल टू mg। सो r प्लस ma इक्वल टू mg, सो r इक्वल टू m इंटू g माइनस a। तो सेम आंसर आया, क्लियर। सो whenever you are in a non-inertial frame, you have to apply or you have to add pseudo force in opposite direction of acceleration to समझ में आया कि न्यूटन लॉ वहां पे आप अप्लाई कर सको। वी हैव टू ऐड सूडो फोर्स और which is equal to ma in opposite direction of acceleration, because lift is moving down, so pseudo force is acting in the upward direction, clear। तो ये सेकंड केस भी लिख लो आप, फिर हम लोग और केस देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिफ्ट के केस देखते हैं। जैसे सपोज ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम लोग एक चीज और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक पेंडुलम भी ऐड कर देते हैं, क्लियर। सो देखो लिफ्ट के केसेस देख रहे हैं अभी अपन। फर्स्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, हमने आंसर तो निकाल दिए सारे, तो व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक,
mg, उस समय यहाँ पे g लग रहा होगा, ठीक है ना। सो ये जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है, आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। ये जो G होता है ये G इफेक्टिव होता है, ये हमेशा क्या होता है, G इफेक्टिव, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेकंड केस बनाता हूं, सुनना ध्यान से। If lift is moving up with acceleration of a, in this lift is moving up with acceleration of a, तो आपका जो वेट था ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा, mg plus a। ये डिराइव किया था हमने, we have derived this mg plus a, you know that this is force mass into this, तो ये आपका g effective हुआ, ये क्या हुआ आपका g effective। in this case g effective is g plus a, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ, पेंडुलम का टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ L अपॉन g इफेक्टिव विच इज g प्लस a। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये mg प्लस a, तो ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये एक्सेलरेशन होगी, सो देयरफॉर इसको नेट एक्सेलरेशन लिख दिया व्हिच इज नोन एज g इफेक्टिव। उसको क्या लिखते हैं अपन, g इफेक्टिव। समझ में आया ना, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये पूरी एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच इज नोन एज g इफेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स। सेम वे थर्ड केस देखते हैं हम लोग। देखो थर्ड केस में इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, so if lift is moving down with acceleration a, तब आपने क्या आंसर निकाला था, m into g minus a। So again it can be written as m into g effective, so it is time period of pendulum 2 pi under root of L upon g effective which is g minus a। So ये वाली वैल्यू पहले से डिक्रीज हो जाएगी, so ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो your time period will increase, your time period will your time period will decrease। क्लियर। so ये क्वेश्चंस हुए। अब ये जो आंसर आया आपका, when lift is moving down with an acceleration a, अब अगर इसको अपन डिस्कस करें, देखो इसको अगर अपन डिस्कस करें, if your a is equal to g then your r equal to 0। ये केस 1 इसके अंदर मैं बता देता हूं, means it's a case of free fall, means there is no time period is undefined, टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, फ्री फॉल, एवरीथिंग इज फ्री फॉल, आपको वेट फील ही नहीं होगा, ठीक है ना। भले लिफ्ट, समझ में आया ना, इट्स अ केस ऑफ फ्री फॉल। क्लियर, व्हेन a is equal to g। और अगर इसमें सेकंड, if your a is greater than g in this case, then your r is negative, r is negative। what is the meaning of r negative? क्लियर, मतलब r नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, रिएक्शन फोर्स नेगेटिव, रिएक्शन फोर्स जीरो का मतलब रिएक्शन फोर्स लिखना बंद हो गया, मतलब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे जब अगर ऐसा केस होगा, सो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर जाना चालू हो जाएगा, लेकिन आप जो ग्राउंड पे है उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे ही जाएगा। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। देखो सपोज ये जो ब्लॉक है, ये जो डस्टर है, इसको आप ब्लॉक इमेजिन करो और मेरे हाथ को लिफ्ट इमेजिन करो। जब ये कांटेक्ट में, चलो इसको बांध के तो रखा नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं, समझना ध्यान से, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है ना, जैसे जाना, लेकिन जब, बिकॉज लिफ्ट इज अ मशीन, अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन g से ज्यादा कर देता हूं, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, तो देखो, क्योंकि आप तो ग्राउंड से देख रहे हो, यू आर नॉट इनसाइड लिफ्ट,
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ध्यान देना, नीचे ही जा रहा है, मेरा हाथ भी नीचे गया, ब्लॉक भी नीचे गया, दोनों नीचे ही गए। सो ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक will move down with acceleration which is equal to g, and lift move down with acceleration a, because lift का acceleration तो a है, लेकिन with respect to lift क्या होगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मान लो आप लिफ्ट में हो, आपको बांध के रखा है, आप उड़ नहीं सकते, मेरी बात समझे, क्योंकि ये ब्लॉक को बांध के नहीं रखा है, तो ब्लॉक तो देखो हैंड के रिस्पेक्ट में कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा होगा। अगर आप लिफ्ट में देखो, मान लो लिफ्ट के बेस में, ये लिफ्ट का बेस है ना, यहाँ पे एक कैमरा लगा दो, ठीक है ना, एक कैमरा फिट कर दो, और वो कैमरा से ब्लॉक को देखोगे ना, तो ब्लॉक ऐसे आपको इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब सेपरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता जाएगा, ऊपर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दोनों नीचे जा रहे हैं, बट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। समझ में आई बात आपको, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ब्लॉक इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज g माइनस, ए बड़ा है तो मैग्नीट्यूड लिख दिया है मैंने, विद एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड बाय g माइनस ए। सो आपको लिफ्ट, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और अगर लिफ्ट ऊपर से बंद है तो ये क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा उसके साथ। समझ में आई बात आपको, ठीक है ना। सो हम ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों नीचे आ रहे हैं, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इट्स अ रेफरेंस फ्रेम, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूं। और ओके स्टूडेंट्स, तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसका एक एनिमेशन देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक एनिमेशन बताता हूँ, ये रहा वो एनिमेशन। इस एनिमेशन में एक पर्सन लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज करूंगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो पर्सन आसानी से यहाँ स्टैंड कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, वो क्या होगा, वो खड़े, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो उसका वेट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर यू नो दैट वेट विल इंक्रीज, and if weight will increase, you know this, how if your weight will increase, as weight will increase, so it is difficult for him to stand inside the lift। तो देखना उसको, उसका नी कैसे बेंड होना चालू हो जाएगा, because it is very difficult for him to stand, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग कोई साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं स्पेस की, खासकर से इंटरस्टेलर किसी ने देखी होगी, हालांकि इस लेवल पे आपको इंटरस्टेलर समझ में नहीं आएगी, हाँ, लेकिन फिर भी जिसने देखी होगी और स्पेस का इंटरेस्ट है उसको, तो आपने देखा होगा वो एक ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको चलना मुश्किल हो जाता है, वहां पे वो चल नहीं पाते हैं बिकॉज इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है। सेम वे यहाँ पे जो इफेक्टिव जी इफेक्टिव है, वो जी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। सो वो जो पर्सन है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये किया मैंने यहाँ पे स्टार्ट, देखो। सो देखो किस तरीके से, देखा उसका वेट कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टैंड देयर। क्लियर, ओके। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहले फ्री फॉल का केस देखते हैं। फ्री फॉल मतलब रिएक्शन फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। फ्री फॉल का मतलब जो आपका ये है R0, मतलब यू कैन फ्लाई। फ्री फॉल में पता है ना, जैसे स्पेसशिप के अंदर होता है वी कैन फ्लाई, बिकॉज जी लगते ही नहीं है, जी इफेक्टिव 0 होता है, जी इफेक्टिव 0 हो गया, ठीक है। देखो अब उसका केस G0, A is equal to G, so G minus A, lift is moving down with A equal to G। देखो ये किया स्टार्ट, देखा, पर्सन कैन फ्लाई, ओके। सो होपफुली आपको ये एनिमेशन समझ में आ रहा होगा। अभी देखो नेक्स्ट में हम लोग A को ग्रेटर देन G कर देते हैं। सो वो क्या करेगा, पर्सन क्या होगा, ऊपर मूव होना चालू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और जाके लिफ्ट के जो सीलिंग होता है उससे टकरा जाएगा। देखो ये किया मैंने स्टार्ट, देखा।
सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा सिस्टम, ठीक है। सो यही है, ये पूरे केसेस याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। सो ये एनिमेशन होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस देखे हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबको आपको जी इफेक्टिव सबका पता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं सूडो फोर्स में। अब देखो सपोज इसी लिफ्ट में एक पर्सन स्टैंड कर रहा है और इसके हाथ में एक कॉइन है और उसने कॉइन को ड्रॉप किया, ठीक है। कॉइन को क्या किया, ड्रॉप। अब क्या क्या केस हो सकते हैं लिफ्ट में, देखो इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, सो टाइम टेकन बाय कॉइन, कॉइन को फॉल होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच बेस, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है अंडर रूट ऑफ 2h बाय g होता है। ये आपके कॉइन की हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ कॉइन। अब 1D में आपने पढ़े ही, जब मैं ऐसे फॉल करूं, यहां से रिलीज करूंगा कॉइन को, तो कितना दे देगा नीचे पहुंचने में, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। वही अगर लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g प्लस a। सपोज ये टाइम को 1 बोल देता हूं, ये टाइम को t2 बोल देता हूं, समझ में आई बात आपको। अगर ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव हो रहा है तो g की जगह क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव। g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस a। सो कितना टाइम बढ़ जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा कौन। थर्ड केस देखो, ये सब एग्जांपल ही मैं करा रहा हूं। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन then t3 is under root of 2h upon g minus a। सो इन तीनों से क्या पता चला अपन को, सबसे ज्यादा ये देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है तो ओवरऑल टाइम सबसे बड़ा होगा, फिर t1 होगा और सबसे छोटा टाइम t2 होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, a coin is dropped inside a lift from a height h, in first case lift is at rest or move with a constant velocity, in both case pseudo force is not acting although it is at rest or constant velocity, time is t1। in second case lift is moving up with an acceleration a, time is t2, time मतलब it take t2 time by a coin to reach the base, ठीक है। and in third case lift is moving down with acceleration and coin take t3 second to reach base, which of the following option is correct, ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर। तो ये होता है जी इफेक्टिव सूडो फोर्स में, समझ में आया आपको। जो जी होता है अपवर्ड लिफ्ट मूव होती है तो जी प्लस ए, डाउनवर्ड होती है तो जी माइनस ए, क्लियर। अब इसमें एक और केस देखते हैं, देखो ध्यान देना, एक और एग्जांपल बनाता हूं ये ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक। और ये ब्लॉक जो है वो सपोज यहां से कैपिटल H हाइट इस सीलिंग से नीचे है, समझ में आई बात आपको। नाउ इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a विच इज ग्रेटर देन g, तो आपको पता है इसमें तो क्या हुआ था, वो रिएक्शन फोर्स नेगेटिव हो गया था, हमने देखा था। तो वो जो ब्लॉक था वो ऊपर मूव होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। If lift is moving down with an acceleration g, calculate after
how much time block will hit ceiling of lift. After how much time block will hit the ceiling of lift? कितने टाइम के बाद ब्लॉक सीलिंग ऑफ लिफ्ट पे हिट करेगा? तो इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. वो ब्लॉक को कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है? h इज डिस्प्लेसमेंट, उसका a यानी जो a होगा नेट इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा? a माइनस g होगा, मतलब वो g इफेक्टिव जो मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज g माइनस a, बट अपन मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, बताया ना आपको, a माइनस g. सो हम क्या यूज करेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इज h, u इज 0, ये a की जगह में g इफेक्टिव मतलब क्या लिखूंगा? a माइनस g इंटू टी स्क्वायर. इतने टाइम में वो जाके सीलिंग को हिट कर देगा. सिंपल, समझ में आई बात आपको? सो आपको a दिया होगा, g दिया होगा, ये g माइनस a था, उसमें मैंने a माइनस g लिखा है क्या? आंसर पॉजिटिव. आप g माइनस a भी लिखो, इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो. समझ में आई बात? g माइनस a ही है वो, ठीक है. तो लेकिन मैंने यहाँ पे a माइनस g लिख के रखा है कि आंसर में मैग्नीट्यूड आप लगाना भूल भी जाओ तो आंसर आए. तो बहुत सिंपल सा केस है, इंस्टेड ऑफ g इफेक्टिव. क्लियर? सो कितनी देर के बाद सीलिंग पे हिट करेगा? सिंपल इक्वेशन. तो देखो ये है सिंपल, लेकिन सूडो एक्ट हो गया तो कैसे g माइनस a हो गया? तो ये पढ़ा तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने 1D में भी पढ़ा, बॉल को ऊपर थ्रो किया, कितने ठीक है ना, या बॉल कहीं से ड्रॉप हुआ, तो वो सारे ही केसेस हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, फिर ब्लॉक ऊपर मूव होना चालू हुआ, कौन से एक्सेलरेशन से? a माइनस g से, और जाके वो हिट कर देगा किसको? सीलिंग को. तो ये आंसर होगा. कितने कितने टाइम में हिट करेगा? ये वो टाइम है, वो हाइट गिवन होगी, a गिवन होगा, g आपको पता है 2 कांस्टेंट है, तो आपका टाइम आ जाएगा. होपफुली ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. नोट डाउन कर लो इसे. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इन सूडो फोर्स. देखो, now suppose cart is moving with an acceleration a. Suppose this is a cart. Which is moving with acceleration a. Okay. So इनके अंदर जो भी होगा उसको सूडो फोर्स फील होगा, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट है या वो पर्सन है, कोई भी चीज है उसके अंदर, उसको सूडो फील होना है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पेंडुलम करते हैं. क्लियर? अब क्या करेंगे, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, सो पेंडुलम का अगर आप एफबीडी बनाने की कोशिश करो, पेंडुलम आपको पता है, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा या कहीं पढ़ा भी होगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. तो उसका जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. यहाँ पे हम G इफेक्टिव लिखते हैं. वो G इफेक्टिव डिपेंड क्या हो सकता है? ठीक है. लिफ्ट के अंदर होता है तो लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो G प्लस A, नीचे मूव करती है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन तो G माइनस A. ठीक है. लेकिन अब इस कार्ट के अंदर लिफ्ट है तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में G लगेगा इसको एफबीडी में, जो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, और जो सूडो फोर्स लगेगा या वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा. तो ये कार्ड इधर मूव कर रहा है तो अपन इसको देख रहे हैं, तो इसको सूडो कहां लगेगा? इन लेफ्ट डायरेक्शन. कितना लगेगा? m. ठीक है. सो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं,
एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, मतलब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है g और इधर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है a, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, if two vectors are perpendicular to each other then net is, you know that whenever two vectors are perpendicular then it is under root of this square plus this square, a square plus g square which is nothing but g effective, बराबर ना, आपको पता है whenever two vectors are perpendicular net is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, theta is 90, so under root of a square plus b square, so under root of this square plus this square is g effective. So in this case जो पेंडुलम ऑसिलेट करवाओगे अगर आप इसके अंदर, तो उसका आंसर आएगा L upon G effective is under root of G square plus A square. This is the time period of this pendulum जो इसके अंदर ऑसिलेट करेगा if cart is moving with acceleration A. तो ये भी एक सूडो फोर्स का अच्छा एग्जांपल हो गया. ये सब क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में, आपको ये सब टाइम पीरियड याद होने चाहिए, बहुत सिंपल. ध्यान रखना, pendulum is, if pendulum is inside the lift is at rest, 2 pi under root of L upon G. G effective is only G in that case. If lift is moving up with an acceleration, G plus A. Lift is moving down with an acceleration, G minus A. If pendulum is inside a cart which is moving with an acceleration of A in a horizontal direction, then G effective is under root of A square plus G square. Ab, if cart is moving on circular track, अगर यही कार्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता, एक सर्कुलर ट्रैक होता और उस सर्कुलर ट्रैक पे ही ये कार्ट मूव कर रहा होता, आप समझे मेरी बात, और इसके अंदर पेंडुलम होता, तो वो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता. तो अब सुनना ध्यान से, इस वाले केस में सपोज ये पेंडुलम में जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आ गया जी, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, सूडो के वजह से एक्सेलरेशन यहां लग रहा है, ठीक है, कार्ट तो यहां मूव कर रहा है ऐसे, सो जी और ए परपेंडिकुलर है, तो नेट यहां पे क्या लगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. जब सर्कुलर मोशन करेगा, समझना ध्यान से, पेंडुलम ये कार्ट सर्कुलर मोशन करेगा, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा स्क्वायर, पढ़ा दिया है मैंने 1D 2D में आपको, ठीक है. तो उस समय अगर कार्ट ऐसे मूव हो रही है तो सूडो एक्सेलरेशन यहां लग रहा है और नीचे जी लग रहा है, तो अगर सर्कुलर ट्रैक पे होगा तो सूडो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल बीच में लगेगा, तो सूडो कहां लगेगा, आउटवर्ड, बराबर. तो ए इधर जी इधर, बस ए को आप कैसे रिप्लेस करोगे पता है, इस ए को जो रिप्लेस है, इस ए की जगह आप लिख दोगे AC which is v square by r और AC को r ओमेगा स्क्वायर, सिंपल. तो उस समय का टाइम पीरियड, अगर ये सर्कुलर ट्रैक हॉरिजॉन्टल रोड पे है तो ये G इफेक्टिव, लेकिन अगर वो सर्कुलर ट्रैक में है तो टाइम पीरियड में इस A की जगह ये r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय r पुट करोगे, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाय r द होल स्क्वायर या r ओमेगा स्क्वायर. सो अब ये रटना थोड़ा हार्ड इक्वेशन लगता है, तो लॉजिकली लर्न करो. If cart is moving on a circular track, if cart is moving on a horizontal road with an acceleration of a, then time period is 2 pi under root of L upon G effective. That G effective is under root of a square plus G square. And in case of a circular track, that a can be written as v square by r or r omega square. Clear? And if cart is moving on a straight road with constant velocity, then this acceleration is 0. तो जो टाइम पीरियड का पेंडुलम होगा यहाँ पे G इफेक्टिव के देखिए सिर्फ क्या होगा, G होगा, सिंपल. तो देखो ये सब चीजें बहुत सिंपल से हैं. ये पेंडुलम पे अगर कार्ट ऐसे मूव हो रहा है तो सूडो एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन और G परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज G इफेक्टिव is under root of a square plus G square. And in case of a circular motion, this AC can be replaced by v square by r.
क्लियर स्टूडेंट्स, और r ओमेगा स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो ये भी एग्जांपल को।